तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि रेट किसी केमिकल रिएक्शन का क्या होता है। तो उसमें हमने देखा कि रेट क्या है आपके पास, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, किस तरह से रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम रेट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हुआ करते हैं जिन पे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, ठीक है, कि कंसंट्रेशन पे किस तरह से रिएक्शन रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप याद रखें कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल let us consider the oxidation of any carbon compound in the presence of air. Remember this is air, ठीक है, and oxidation of hydrocarbon in the presence of 100% oxygen. ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन आपकी एयर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहां पे ऑक्सीजन की परसेंटेज आपकी 50% हो, 30 हो, 70 हो। ठीक है, जबकि यहां पे हम प्योरली किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, 100% ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। ठीक है, बट यहां पे रिएक्शन का रेट आपका स्लो होगा, जबकि यहां पे रिएक्शन रेट आपका फास्ट होगा। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे हम। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपने कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन आपका जल्दी कंप्लीट होता है, रिएक्शन रेट आपका फास्ट होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल की बात करें, जैसे आप साल्ट और शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ठीक है, तो अगर आप हॉट वाटर कंसीडर करते हैं तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है हॉट वाटर में वो फास्ट होगा, जबकि स्लो कोल्ड वाटर में वो आपका जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। और यहां से आपने एक याद रखने की, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन रेट बिकम डबल। इस चीज को आपने याद रखना है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज नेचर। नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, अब नेचर में बात करें, जैसे आपके पास है, ये है आपके पास रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, तो NO2 बनेगा, यहां पे भी आपके पास CO2 बनेगा। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे आपने ध्यान रखिए, नेचर जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसकी अपनी अलग नेचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपनी नेचर है, दोनों की क्या हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन ऑफ दिस NO विल बी फास्ट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी स्लो। दिस फास्ट एंड स्लो रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। ठीक है, ये था आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज फोर्थ वन, कैटलिस्ट। तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को स्पीड अप करता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इट्स सरफेस और बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम बात करें, जैसे ये आपके पास रिएक्शन रेट है, ठीक है, कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे जब, अब सपोज हमने कैटलिस्ट रिएक्शन में नहीं यूज किया तो रिएक्शन आपका इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है आपके पास, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज possessed by reactant molecule, but on the cost of this threshold energy these reactant molecules may not convert into product. ठीक है, तो अब ये इस एक्टिवेशन एनर्जी की कॉस्ट पे प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ये, ठीक है। इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब जब आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको डिक्रीज कर देता है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में बदल जाया करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कैटलिस्ट का रोल। याद रखिएगा ये जो एनर्जी होती है यहाँ पे और ये एनर्जी वैल्यूज फिक्स रहती हैं, ठीक है। सिर्फ कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब कैटलिस्ट के रोल की ही अगर हम बात करें, एयर में आपका जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉमनली प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट ये आपका मिलके वाटर इजिली नहीं फॉर्म करती है, ठीक है। पर जब आप इसमें प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं तो ये इजिली वाटर फॉर्म कर देती है, ठीक है। इसी तरह के रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे आपके पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कि आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ठीक है। फास्ट क्यों होगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट है आपका वो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस सरफेस पे ये एल्कीन के मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाते हैं और जब एड्सॉर्प्शन होगी तो एड्सॉर्प्शन के बाद इनमें केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि यहां से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और हाइड्रोजन नए बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि रेट जो है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, सिर्फ रिएक्शन रेट को स्पीड अप करता है, ठीक, इनिशिएट नहीं करता, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल, आफ्टर दैट नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आफ्टर दैट कैटलिस्ट। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलिस्ट के रिगार्डिंग की आगे आपका यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया आपका, दैट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मैंने आपको बात बताई, अगर हम सरफेस एरिया का एग्जांपल कंसीडर करेंगे, इसी एग्जांपल को देखिए आप, देखिए ये है कैटलिस्ट आपका सरफेस एरिया जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट के सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिनको बोला जाता है वैलेंसीज और निकी, ठीक है। अभी होता क्या है, स्टार्टिंग देखिए, जो एल्कीन के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब होके आगे कैटलिस्ट के सरफेस पे, हाइड्रोजन के भी आगे। अब जब ये दोनों एड्सॉर्ब हो गए तो जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ नए बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बना देता है तो ये प्रोडक्ट अब आपका बैक डिफ्यूज कर जाता है और कैटलिस्ट आपको ऐसे उसी कंडीशन में मिल जाता है, ठीक है। अब सरफेस एरिया की बात करें, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन रेट भी आपका फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, बाय द एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब रेडिएशन देखिए, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जैसे सिल्वर के जो कंपाउंड है वो बेसिकली फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन शो करते हैं। तो जहां पे आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होती है, ठीक है, तो वहां पे भी आपका रिएक्शन रेट स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने बात किसकी की थी, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास रिएक्टेंट का वो मास है, वो परसेंटेज ऑफ मास है जो किसमें बदल जाया करती है, आपके प्रोडक्ट में, ठीक है, किसमें बदलेगी, प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, अब देखिए एक्टिव मास की अगर हम बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट किया, अब मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो ये बन गया आपके पास, जैसे सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका गैसेस में। अगर तो हम बात करें रेट की, ठीक है, तो रेट तो डिपेंड करता है इस पे, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था इस एग्जांपल को, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक्टिव मास की, तो एक्टिव मास में देखेंगे कि 100% में से कितना परसेंटेज
कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एक्टिव मास। इट मींस द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इट मींस फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करते हैं ए एंड बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स व्हिच फॉर्म प्रोडक्ट, सो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी। ठीक है, अब अगर हम प्रैक्टिकली कंसीडर करें कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस अगर हम कंसीडर करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब इनकी कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, देन दिस रेट विल डिपेंड अपॉन के। के क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपका। अब देखिए, अगर के की वैल्यू जो है लार्जर है तो रिएक्शन रेट भी आपका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, दूसरा आ गया कि डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। तो हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यूज क्या रहेंगी आपकी, डिफरेंट रहेंगी। और तीसरे बात करें कि अब देखिए रिएक्शन रेट जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इट मींस कि दिस के will also changes with temperature। तो के भी आपका टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे के रेट कांस्टेंट के बारे में। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो के है यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट। इट मींस दिस के विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए आप इसको, ये आ गया आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम इस तरह से, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे आपके पास है a प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट, या हम कंसीडर करें a मोल ऑफ a रिएक्ट विद b मोल ऑफ b टू गिव द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रेट आप किस तरह से लिखेंगे, रेट विल बिकम इक्वल टू k a एंड इसकी पावर आ गई b आपके पास। तो ये है आपका, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि जिसमें हम रेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैथमेटिकली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वो बन जाता है आपके पास, दैट इज रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बन गया आपके पास, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म क्या है, ए एंड बी, इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू सम पावर विच मे और may not be equal to stoichiometric कोएफिशिएंट। अब देखिए यहां पर a और b आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, r इज इक्वल टू k x एंड दिस इज y। ठीक है, तो ये चीज क्या बनी आपके पास, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बन गया, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर्स, पावर मींस x एंड y, ठीक है, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient, means a and b may be equal to x and y and a and b may not be equal to x and y। ठीक है, दिस वाज द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो पावर्स हैं आपके पास x एंड y, ठीक है, इनका जो सम लेते हैं हम, वो बन जाता है हमारे पास, दैट इज ऑर्डर n बिकम्स x प्लस y। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है आपके पास,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास? इट इज द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर टू व्हिच ईच concentration term raised in rate log expression। ठीक है, जैसे आपने कंसीडर किया A एंड B, ये हमें मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम रेट क्या लिखते हैं? रेट लिखते हैं माइनस dx ओवर dt है, यहां पे आ जाएगा K आपके पास, K A एंड B आ गया हमारे पास इस तरह से। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखा हमने K A की पावर x एंड y। ठीक है, अब ये जो समय x एंड y है आपका, x एंड y, x है आपका ऑर्डर। ठीक है, x क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, y क्या है आपका? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय n दैट बिकम x प्लस y। ठीक है, अब देखिए एक चीज आती है आपके पास कि x एंड y आर नॉट इक्वल टू a एंड b। a एंड b क्या है आपके पास? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि x एंड y आर नॉट इक्वल टू a एंड b? ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड सम ऑफ x एंड y क्या है आपके पास? ऑर्डर। तो ऑर्डर में आपने ध्यान रखना है, ऑर्डर आपका डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। ठीक है, जबकि ये क्या है आपकी? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं कि किसी भी सिंपल केमिकल इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल आपके पास है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये मिलकर बना रहे हैं आपके पास अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इनको क्या हम अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन की राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड्स को, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को बराबर करने के लिए हम इनको बैलेंस करते हैं इस तरह। तो ये जो टर्म्स आपकी यूज है 1 3 2 है, ये क्या है? दीज आर द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, बट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपके ऑर्डर के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होगा। ठीक है, ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्डर की हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, ऑर्डर क्या होंगे आपके पास? इट इज द सम ऑफ पावर्स। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे कि ऑर्डर है आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। ठीक है, तो ऑर्डर आपको लग गया पता किस तरह से हमने लिखा। अब ऑर्डर आपका अलग तरह से होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट की डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये मिलकर बनाएगा आपको नाइट्रोजन प्लस वाटर। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन के रिगार्डिंग अगर हम रेट लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल टू K, अगर हम बात करें दिस इज 1। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सा हो गया आपका? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें ये आपके पास NO2। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका प्लस O2। ठीक, ऑर्डर में देखा जाता है, देखिए कौन सा केमिकल जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, हमने किस में बोला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी को हमने कंसीडर किया, इनको नहीं लेना। ठीक है, तो यहां से आपके पास रेट क्या बन जाएगा इसमें? K NO2 की पावर 2। अब पावर 2 है मींस N क्या बन गया आपके पास? यहाँ पे 2। तो ये कौन सा बन गया आपके पास? दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम कंसीडर करें ये है आपके पास, ठीक है, ये मिलकर बना देगा NOCl। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपका रेट क्या बन जाएगा? K कंसंट्रेशन ऑफ NOCl2 है आपके पास। ठीक है, इसको हम 2 से बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया आपका? N इज इक्वल टू 3, तो दिस विल बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो सबसे कॉमन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे आपके पास
एसिटाल्डिहाइड की डिकम्पोजिशन ले तो वो आपका फ्रैक्शनल आता है, दैट इज 3/2, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखिए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपका है फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे बोले, हम तो रेट लिखेंगे, रेट क्या बन जाएगा के एन, हम तो बोले दिस इज 1, तो दिस विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर, बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों नहीं होता, अमोनिया खुद डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोजिशन करवाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट दैट इज नोन एज प्लेटिनम, ठीक है। तो तब आपका ये रिएक्शन होगा। अब देखिए रिएक्शन में तब भी हम बोलेंगे कि रेट ऐसा आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे जीरो होगा कि अमोनिया है आपका गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपने मान लीजिए कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं इसमें कि अमोनिया है यहां पे साथ, दिस इज कैटलिस्ट और यहां पे आपने लिया है अमोनिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो कैटलिस्ट के केस में मैंने आपको बताया कौन सी थ्योरी चलती है, एड्सॉर्प्शन। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस अमोनिया इस कैटलिस्ट को पूरी तरह से कवर कर देगा, इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप प्रेशर जितना मर्जी भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इट मींस कि दिस रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, दिस विल बी जीरो। तो ये रिएक्शन कौन सा बन गया आपके पास, दिस विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अमोनिया का लग गया आपको पता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कैटलिस्ट के सरफेस को तो ऑक्यूपाई कर लिया अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ने। अब आप इस गैस के प्रेशर को इंक्रीज भी करते जाएंगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्रेशर से क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम मींस दैट इज कंसंट्रेशन, n upon v that is equal to c, n upon v इसको हम डेंसिटी की फॉर्म में भी लेते हैं और कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर दी, बट कंसंट्रेशन का इस फिनोमिना पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मींस कि दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम बात करेंगे जो यूनिट्स हैं आपके रेट कांस्टेंट की, वो हमें किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ रेट, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे इसमें रेट कैसे लिखते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या है,